तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भाई शंभुनाथ सिंह जी, संरक्षक आदरणीय राम समुद्र जी, रतिपाल जी, असलम खान जी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के प्रांतीय वित्त सचिव इंजीनियर अनिल व्यास जी, जोनल प्रभारी इंजीनियर सुमन सिंह जी, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव मुकेश मेहना जी, विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय महामंत्री सुशील शर्मा जी, मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के भाई सतीश अंडिल्ली जी, सभी मंच पर उपस्थित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित सभी इंजीनियर साथी एवं कर्मचारी साथियों, कल शाम को 6:40 पर पावर मैनेजमेंट कंपनी के अध्यक्ष आदरणीय संजय शुक्ला साहब ने मुझे हमारी 11 सूत्री मांगों के बारे में जो आम सहमति बनी थी उसका लिखित पत्र हमारे कारपोरेट कार्यालय में सौभाग्य से वे बीओडी की मीटिंग में आए थे और यूनाइटेड फोरम का एक सोच था कि चाहे आपसे चर्चाएं हमारी कितनी भी हो गई हो, लेकिन कोई लिखित में जब तक नहीं होगा, फोरम के द्वारा जो 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है उसको हम वैसे ही पुनर्विचार नहीं कर सकते। 1 मई 2015 मजदूर दिवस से हमने अपने आंदोलन का शंखनाद किया था और आंदोलन का स्वरूप बढ़ते बढ़ते जब 2 सितंबर के नजदीक पहुंचने लगा, जब पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से समाचार पत्रों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, खुफिया एजेंसियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची कि प्रदेश में कार्यरत 42,000 विद्युत कर्मी और अभियंता, यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारा जो शांतिपूर्वक ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम था, बोलो सर, हमने रक्त स्तर तक सभाएं की और उसके पश्चात जब हमने अपने ट्रायल के लिए 26 अगस्त को सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जबलपुर में बुलाया था, कंपनी प्रशासन ने शक्ति भवन के अंदर जो हमारा कल्याण भवन है विद्युत कर्मियों के लिए देने से इनकार कर दिया। उनका प्रयास था कि इनका आंदोलन सशक्त न हो पाए। तत्काल हमारे प्रांतीय संयोजक परिहार साहब ने जबलपुर में एमजीएम एक परिसर है उसमें व्यवस्था की। विद्युत कर्मियों को अपनी बात करने के लिए कंपनी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उनका यह सोच होगा कि इस प्रकार से करने से शायद ये लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब खुफिया तंत्र ने उनको सूचना दी कि चाहे ये जबलपुर के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं, दूरस्थ अंचलों से पहुंच रहे हैं, और दिन भर के हमारे विचार मंथन के बाद जब सभी के विचारों का हम लोग समीक्षा कर रहे थे, अचानक 3-3:30 बजे संजय शुक्ला साहब का व्यक्तिगत टेलीफोन आया कि आपसे आपके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम बात करना चाहते हैं, आप शीघ्र आ जाएं। चूंकि हम अपने साथियों के बीच में थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रखी थी 4-4:30 बजे। मैंने कहा कि अगर उनको बात करना है तो हम 6 बजे के पहले नहीं जाएंगे, और शक्ति भवन के उस सभा कक्ष में 6:30 बजे हमारे 25 साथी पदाधिकारियों के साथ जब हमने चर्चा करने के लिए गए तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारी तो कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन कंपनी के 4 एमडी आदरणीय सुखवीर सिंह साहब,
रवि सेठी साहब, मैं उनके एचआर मैनेजर और उनके साथ में पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे और 11 बिंदुओं पर जब विस्तृत चर्चा हुई बिंदुवार, संजय शुक्ला साहब का रुख उस समय इस प्रकार से था कि विद्युत कर्मियों का वेतन राज्य शासन के कर्मचारियों से बहुत अधिक है, हम आपका कोई वेतन बढ़ाना नहीं चाहते, हम आपसे इस बिंदुओं पर फंड की प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। अंततः जब बार बार उनसे जब बात की गई, हमने निष्कर्ष निकाला कि जब चूंकि आप कुछ दे ही नहीं सकते और आप ये कह रहे हैं कि आपकी मांगों के प्रस्ताव हमने बना करके राज्य शासन के पास भेज चुके हैं, तो आपको फिर चर्चा करने की बात ही नहीं, आप हमारी मीटिंग जो है राज्य शासन के साथ करवाइए। हमारी मीटिंग ऊर्जा सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करवाइए और ये मीटिंग आपको अरेंज करवाना है। हम लोग तो आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं और पिछले 3 महीने से निवेदन करते आ रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मुझे पता था कि ये अपने को कल ही बुलाएंगे। मैंने परिहार साहब से कहा कि आपको थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा कि कल 11 बजे आप भोपाल आ जाइए। वही हुआ, उनका मैसेज आया कि आप चाहे तो कल आप 11 बजे वल्लभ भवन आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे साथियों की शक्ति जो इतने 2-3 माह से हमारे साथी से जाके हमने फील्ड के एक-एक कोने तक जब बात की है और उनका जो आक्रोश देखा है, उनका जो संघर्ष देखा है, उनके विश्वास को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। जब इतने दिनों से ये हमको इंतजार करवा रहे हैं तो ये भी इंतजार करें। हमने कहा हम 28 तारीख को नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा आप समय बताइए। मैंने परिहार साहब से कहा कि हम इतवार के दिन फ्री हैं और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 30 अगस्त रविवार के दिन 11 बजे आदरणीय ऊर्जा सचिव महोदय केसरी साहब ने यूनाइटेड फोरम को बुलाया। अगर आप हमारी मांगों के लिए इतने संवेदनशील है तो मेरी अपेक्षा थी कि वो रविवार के दिन आए। और रविवार के दिन पावर मैनेजमेंट कंपनी के सभा कक्ष में आदरणीय संजय शुक्ला साहब और केसरी साहब के साथ यूनाइटेड फोरम के लगभग 25 से 30 पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, हमारे कंपनी संयोजक के अलावा हमारे इस फील्ड के एचआर से संबंधित, हमारे विधि से संबंधित जानकार, उस मीटिंग में इंदौर से मेरे साथ आदरणीय इंजीनियर पवन जैन साहब, शंभुनाथ सिंह जी, सुशील शर्मा जी, असलम खान, अनिल व्यास जी, दिनेश रोड़गे, ऐसे हम लगभग 8 से 10 पदाधिकारी गए थे। और जैसा कि हमेशा मैनेजमेंट का तरीका होता है कि आप केवल 5 लोग आके बात कर लें, फिर हमने निवेदन किया कि हम 11 हैं, अगर एक भी आता है तो 11 रहेंगे। अगर आपको चर्चा करना है तो जितने लोग आए सबके साथ बात करना पड़ेगी। चर्चा में भाग 2-4 लोग ही लेंगे। और साथियों, हमारे करीब 30 लोग उस सभा कक्ष में थे और जो वार्ताएं हुई, जो चर्चाएं हुई, उसके पश्चात बैठ करके हमने रेस्ट हाउस में ये तय किया कि जब तक लिखित में हमें नहीं मिल जाता, हम अपने लोगों को क्या बताएंगे, हम किस प्रकार से पुनर्विचार करेंगे। चाहे कुछ सहमति बनी हो, कुछ आंशिक सहमति बनी हो, तब जब तक लिखित में बात नहीं होगी हम अपने आंदोलन का स्वरूप बदलेंगे नहीं। और कल का दिन आदरणीय संजय शुक्ला साहब ने बीओडी के मीटिंग से निपटते ही ओएसडी हमारे धारीवाल साहब को निर्देश दिए कि चूंकि हम इंदौर में हैं और अब अप्रूवल होकर मिलने में समय लगेगा, तो आप तत्काल यहीं पे इसके मिनट्स बनाइए। और मिनट्स की कॉपी इंजीनियर पवन जैन साहब, मैं, शंभुनाथ सिंह जी ने, सुमन सिंह जी ने जाकर के हमने ली। फिर आपके बीच में ये भ्रांतियां जरूर फैलाई गई कि यूनाइटेड फोरम को जो हमने पत्र दिया है, उसका पत्र हमारे कर्मचारी संगठन महासंघ को भी मिला है। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि आपके सत प्रयासों से इतना शीघ्र आदेश पारित हो रहे हैं। आपके सत प्रयासों से प्रति उच्च वेतनमान का आदेश जो आपकी सभा में मैयर में आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने 1 माह में किए जाने का आश्वासन दिया था। हमें विद्युत कर्मियों की ऊर्जा को नष्ट करने का कतई शौक नहीं है। हमें
विद्युत उपभोक्ताओं को कहीं भी कष्ट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन उनका वादा एक के बजाय 2-3 महीने तक जब नहीं हुआ और जब आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि ऊर्जा मंत्री जी का वादा समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि आदेश के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जब आप भी व्यतीत हो गए, उन परिस्थितियों में यूनाइटेड फोरम के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था, मेरा यह मानना है कि वो 100% सत्य था और उसकी आप लोग पुष्टि करेंगे। अगर केवल लिख देने मात्र से आदेश निकल जाते होते तो जुलाई 2014 में मध्य प्रदेश शासन ने तृतीय उच्च वेतनमान के आदेश किए थे, और आप अगर इतने संवेदनशील थे कर्मचारियों के हितों के लिए तो 1 वर्ष तक आपने इंतजार क्यों किया? आपके ही ऊर्जा मंत्री, आपका ही शासन 1 वर्ष तक विद्युत कर्मियों के साथ खिलवाड़, और जब यूनाइटेड फोरम ने इन मुद्दों को उठाया तो आप जागृत हो गए। आप बातें कर रहे हैं कि हमको भी एक पत्र मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी हमारा निवेदन है कि हमने मध्य प्रदेश शासन को 1 माह का समय दिया है, जिस पत्र में जो भी लिखा है वो 1 महीने के अंदर आदेश करवा लेना। अगर 1 महीने के अंदर ये आदेश जारी नहीं होते हैं तो 2 सितंबर भले आगे बढ़ गया है, 2 अक्टूबर गांधी जी की शहादत के दिन से ही हम इसको वापस चालू कर देंगे, और पश्चिम क्षेत्र कंपनी ही नहीं है, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत सारी विद्युत कंपनियों के विद्युत अभियंता और कर्मचारी अगर आंदोलन पे जाते हैं तो मध्य प्रदेश शासन और कंपनियों के अलावा ये तथाकथित संगठन भी उसके जिम्मेदार रहेंगे। मैंने सारे साथियों से राय ले चुका हूं, अब कोई भी भुलावे और छलावे में नहीं आ सकता। अब तो आपको पारदर्शिता अपनाना पड़ेगी। अब आपको अपनी कथनी और करने में अंतर नहीं करना पड़ेगा। इन मुद्दों के बारे में विस्तृत विवरण देने के पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको भी पत्र मिला है, आप सकारात्मक सोचिए और विद्युत कर्मियों को उनका जायज हक दिलवाइए। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर संगठन किसी राजनीतिक संगठन से संबंधित नहीं है। हम अपने कर्मचारी और अभियंताओं के हितों के लिए कृत संकल्पित है। साथियों, 11 सूत्री मांगों में जैसा कि आपको बहुत दिनों से सबने भली भांति परिचित है कि प्रयास किया गया है कि चाहे हमारे बीच में कोई संगठन हो या कोई वर्ग हो या नहीं हो, लेकिन यूनाइटेड फोरम का उद्देश्य सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के तहत हमने जब रखा था तो हमने सारे वर्गों की बात रखी। हमने किसी भी एक मुद्दे पर ऐसा नहीं कि ये मुद्दा हो जाता तो हम इसको छोड़ देंगे। सारणी जैसे ताप विद्युत गृह जिसको कि बेचने की इनकी पूरी साजिश थी, उसका बकायदा सर्वे हो चुका था, उसके पूरे एसेट्स की वैल्यू निकाली जा चुकी थी, और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर यहां तक तय था कि दिल्ली में बैठ करके इसका एमओएम बनाया जा रहा था। और जब ये बात यूनाइटेड फोरम को लगी तो हमने इसको प्रमुखता से लिया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि माननीय ऊर्जा सचिव जी की बैठक में पहली बार मध्य प्रदेश शासन और कंपनियों के प्रमुख ने यह स्वीकार किया कि सारणी का ताप विद्युत गृह बेचा नहीं जाएगा, संयुक्त उपक्रम में चलाया जाएगा, जिसमें कि 50-50% की दोनों की भागीदारी रहेगी, जनरेशन कंपनी की भी रहेगी और एनटीपीसी की भी रहेगी। और इसके साथ जब हमने ये कहा कि विद्युत कर्मी और अभियंताओं का ना तो सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जाए और ना ही उनकी सेवाएं कमतर की जाए, उनके वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, उसको आदरणीय ऊर्जा सचिव महोदय ने स्वीकार किया। तो अब इस मांग को मैंने अपने साथियों से भी विचार विमर्श किया है। अगर इसको आप मानते हैं कि ये मांग हमारी सफल हुई है तो आप कृपया ताली बजा करके स्वागत करें। ज्वाइंट वेंचर की जहां तक बात की हमने, उन्होंने ये बताया कि ज्वाइंट वेंचर के लिए बहुत दिनों से हम लोग आपस में सब चर्चाएं कर चुके हैं, एनटीपीसी के इंजीनियर भी निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन हमारे न तो कर्मचारी साथियों का कहीं हित होगा, न शासन का जो जनता के प्रति जिम्मेदारी के कम रेट पे जो बिजली का उत्पादन कर रहा है उस पावर हाउस को हम बेच दें। तो इन बातों से उन्होंने सहमति दर्शाई। दूसरी मांग हमारी पेंशन कोष की व्यवस्था की बात थी। पेंशन कोष की व्यवस्था के लिए हमारे पवन जैन साहब और साथी इस पे बहुत सारा वो कर चुके हैं। हमने ट्रांसमिशन की जब टैरिफ डिसाइड हो रही थी तब भी हम लोगों ने उसमें पैरवी की थी और ये पाया था कि पेंशन ट्रस्ट में अगर ईमानदारी से ये कंपनियां अपना शेयर प्रतिवर्ष अगर जमा की करती रहती तो आज हमारे पास 3 से 3.5 हजार करोड़ का कोष होता, लेकिन चूंकि कंपनियों ने अपना शेयर उसमें जमा ही नहीं किया, परिणाम स्वरूप हमारे
जो सेवानिवृत्त साथी हो रहे हैं उनके अवकाश का नकदीकरण और कम्यूटेशन का पेमेंट पिछले कई 6 महीने से लेकर साल भर तक हो नहीं पा रहा था, और इस बैठक में यह तय किया गया कि आपके जो भी लंबित भुगतान है उनका तत्काल हम जो है पेमेंट करवाएंगे। और अभी हम जवाहर साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि कम्यूटेशन का और इसका पेमेंट हमको आ गया है और कुछ लोगों के हम चेक दे रहे हैं। तो ये आपकी यूनाइटेड फोरम की सफलता है। और जहां तक कोष की बात की थी, कोष के लिए ऊर्जा सचिव महोदय ने आश्वस्त किया कि आगामी वित्तीय वर्ष से इसमें हम कोष भी शेयर हम कंपनियों का भी समाविष्ट करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस दूसरी मांग के बारे में भी आप बताएं कि आप इससे सहमत है या नहीं, ये हमारी सफलता है या नहीं। तीसरी मांग थी हमारी तृतीय उच्च वेतनमान। तृतीय उच्च वेतनमान की कहानी यह है कि जुलाई 2014 से राज्य शासन दे चुका था और हमें यह आश्वस्त किया गया था कि जब भी राज्य शासन देगा हमारे कर्मचारियों और अभियंताओं को दे दिया जाएगा। लेकिन कंपनियों ने अपने घाटे का बहाना या उनकी देने की इच्छा ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जब 1 वर्ष बीत गया और बीच में हमारे कुछ साथियों ने भ्रमित करने का प्रयास किया कि आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी की घोषणा हो चुकी है, आदेश जारी होने वाले हैं, हमने फिर धैर्य का परिचय दिया। हमने 1 मई से चालू किया था, करते से उन्होंने कहा कि वो तो मेयर की सभा में सब आदेश निकलने वाले हैं। हमने धैर्यतापूर्वक उसका इंतजार किया, लेकिन 2 माह व्यतीत होने के बाद भी जब नहीं हुआ, 26 को संजय शुक्ला साहब ने हमें बताया कि तृतीय उच्च वेतनमान के आदेश जारी करने के लिए हमने 5 कंपनी की बीओडी से पारित करवा लिया है। और ऊर्जा सचिव महोदय ने 30 अगस्त को इसकी पुष्टि की कि ये प्रस्ताव हमको मिल चुके हैं और अब इसको कैबिनेट में पारित करने के लिए हम प्रस्ताव भेज चुके हैं। शीघ्र आपके आदेश जारी होंगे। लेकिन फोरम ने अपना पक्ष रखा है कि हम इससे सहमत नहीं है कि राज्य शासन के अनुरूप आप 30 वर्ष में दें। 9, 18, 25 और 30 4 विकल्प हमारे विद्युत कर्मियों को दिए जाएं, उसमें से 3 विकल्प लेने की पात्रता हो। तो उसके संबंध में उनका कहना था कि चूंकि प्रस्ताव तो अभी हमने भेज दिया कि तृतीय उच्च वेतनमान का लाभ इनको दिया जाए, कैबिनेट अगर उसको अप्रूव करेगी उसके बाद हम फिर आपसे नेगोशिएशन करेंगे। तो ये हमारी जो मांग है, शीघ्र उसके आदेश अभी उसमें यह है कि जब भी कैबिनेट से पारित होगा, कैबिनेट का ये निश्चित नहीं होता है कि वो कब हो, और होने में उसमें जो लिस्टिंग होती है उसमें आपका किस नंबर पे जाता है, उसमें कब पारित होता है। इसीलिए उन्होंने जो हमको पत्र दिया है उसमें लिखा है कि समय सीमा इसमें हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी एक आश्रित वाला काम है। लेकिन ये मान के चलिए कि तृतीय उच्च वेतनमान के आदेश हमारे साथियों को शीघ्र मिलेंगे। साथियों, चौथा हमारा मुद्दा था कि 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारी और अभियंताओं को पदोन्नति सेवा काल में कम से कम 1 मिलना चाहिए। और इसमें जब विस्तृत रूप से, विशेष रूप से क्या है कि अन्य संगठनों के अलावा हमारे जितने साथी हैं, हमने सबने अपनी बातें रखी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस दिन से हमने ये अल्टीमेटम दिया था, हमारी कंपनी नहीं, अन्य कंपनियों में भी पदोन्नति के आदेश जारी होने लगे। अभी कल ही हमारे 56 लाइन सहायक साथियों के पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आदेश जारी हुए हैं। हमारे ओएस के आदेश जारी हुए हैं। लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग संवर्ग ऐसा है जिसको कि 40% कोटे के नाम पर कंपनियों के द्वारा विगत कई वर्षों से पदोन्नति से रोका जा रहा है। और इस बिंदु पर जब बात हुई थी, ऊर्जा सचिव महोदय का ये कहना था कि अगले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे उसमें आपके कंपनी वार जो पदों का सृजन किया जाना है हम निश्चित तौर पर उसमें करेंगे। और इसके पश्चात भी अगर कोई साथियों की पदोन्नति नहीं हो पाती है, क्योंकि आप सबके बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब से राज्य शासन का नियम लागू हुआ है, अब क्लास 3 और 4 को भी प्रमोशन के लिए 13 पॉइंट का इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और 13 पॉइंट होने के लिए 3A और 2B होना चाहिए। मध्य क्षेत्र कंपनी में हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों के पदोन्नति के आदेश निकले हैं, तो जानकर के आश्चर्य होगा कि 34 पद रिक्त थे, 72 लोगों की पैनल थी, लेकिन 19 आदमी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। तो ऐसी दशा में बिना हमें बताए इन्होंने जो
उस पदोन्नति के नियम को लागू किया है, उसका हमने विरोध किया है और हमने कहा है कि इसको आगामी भूत लक्षी प्रभाव से लागू किया जाए और पिछले जो है उस पर विचार किया जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोविजन करने के लिए उन्होंने कल पश्चिम क्षेत्र की जब मैंने बात की तो तुरंत सीजीएम मनोज पुष्प साहब को उन्होंने निर्देश दिए कि आप इनके साथ बैठ करके उसमें उचित प्रोविजन करें। अन्य संवर्ग के हमारे जो साथी जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनकी भी हम लोग बैठ करके समीक्षा करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोविजन होने के बाद में हमारे सभी साथी पदोन्नत हो जाएंगे। तो इस आदेश को भी आप लोग क्या मानते हैं कि हमारी सफलता है या नहीं? सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूं हमारे संविदा कर्मी साथियों को। कंपनियों के द्वारा उनको कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर रखा गया, रखने के उपरांत जिस प्रोजेक्ट के काम के लिए उनको रखा जाना था उस काम में उनको लगाया नहीं गया। जो हमारा रूटीन वर्क है, दैनंदिन कार्य ऑफिस के हो चाहे फील्ड के हो, उसमें उनसे काम लिया जाता रहा और जैसे उनके 2 या 3 साल का पीरियड पूरा हुआ, एक साथ 200 लोगों को भोपाल कंपनी के लोगों ने निकाल दिया। जब हमने निकाल दिया वर्ड कहा तो संजय शुक्ला साहब का कहना था हमने निकाला नहीं है, उनका अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई, अनुबंध को रिन्यू नहीं किया गया। रिन्यू कौन करेगा? कर्मचारी के हाथ में होता है क्या? रिन्यू करने के लिए आपको ही करवाना था। लेकिन इस प्रकार से जो संविदा कर्मियों के भविष्य पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि 2 साल कब पूरे हो जाएंगे, 3 साल कब पूरे हो जाएंगे, यूनाइटेड फोरम की मांग पर अब ये तय हो गया है कि 30 साल की सेवा तक भी संविदा कर्मी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और जब भी 3 साल उसके पूर्ण होंगे उसको बकायदा इंक्रीमेंट भी मिलेगा, उसका वेतन में बढ़ोतरी भी होगी। लेकिन जैसा कि जो पॉलिसी तैयार हो रही है उसका ड्राफ्ट हमें मिल गया है, शासन भी अपने नियम बनाता है और उसमें यह तय किया है कि 3 साल की उसके परफॉर्मेंस का अवलोकन किया जाएगा। जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है उसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी की निरंतर परफॉर्मेंस खराब है तो उसको फिर नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो मेरा संविदा कर्मी साथियों से अनुरोध है कि आप जी जान से कंपनी के हित में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं निकाला जाएगा और इसकी एक पॉलिसी हमने तय करवाई है। अब ऐसा नहीं कि मौखिक कोई बातचीत हो रही है, बकायदा इसकी आगामी 10-15 दिन में हमको संविदा कर्मियों की पॉलिसी भी प्राप्त हो जाएगी और उस नीति के तहत ही आपको रखा जाएगा। लेकिन ये जरूर तय हुआ है कि जिन साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको वापस पुनः रखा जाएगा और इसी क्रम में 200 साथी जो हमारे मध्य क्षेत्र कंपनी से निकाल दिए गए थे उनको वापस नौकरी पर रख लिया गया है। तो और हमारी कंपनी में भी जो साथी निकाले जा चुके हैं उसके बारे में भी उनको निर्देश दिए गए हैं। हमारे बीच में संदीप प्रजापति और अन्य साथी उपस्थित है। जब पहली बार जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन निकला, संदीप और ये साथी मेरे पास आए कि सर क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा आप इसके लिए हाईकोर्ट आपको जाना ही चाहिए, हाईकोर्ट जाएंगे आपको इसमें यथास्थिति स्टे मिलेगा, क्योंकि आपको भी एक अवसर तो मिलना ही था। और इन साथियों ने हिम्मत दिखाई और आपको जानकर के खुशी होगी कि माननीय न्यायालय ने उसकी पुष्टि की और इनकी नियुक्ति के आदेश पर स्टे लगा दी गई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। इसी प्रकार हमारी मांगों के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरण थे, अनुकंपा नियुक्ति में स्थिति ये थी कि हमारे जो साथी मृत हैं, कंपनियों ने अपनी भर्ती के लिए जो नियम बनाए थे कि क्लेरिकल साइड में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, तकनीकी अगर पद पर भर्ती करना है तो आईटीआई पास होना बहुत जरूरी है। और फोरम ने भी जब इस बात को जोरदार तरीके से उठाया तो 5 कंपनियों के एमडी ने इस बात को स्वीकार किया और आदरणीय ऊर्जा सचिव महोदय और संजय शुक्ला साहब ने निर्देश उनको दे दिए हैं कि अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए और ये जो सेवा जो शैक्षणिक अर्हता की बाध्यता है इसको शिथिल कर दी जाए। तो हमारे बहुत सारे साथी लाभान्वित होंगे। लेकिन जो पुराना मुद्दा हमारा जटिल चला आ रहा है कि जो 1998 से हमारे जो मृत कर्मचारी है 2012 के, उसमें तकनीकी जो ऑन ड्यूटी हमारे एक्सीडेंट में जो एक्सपायर हुए हैं उनको तो नियुक्ति दे रहे हैं, लेकिन उस पर पुनर्विचार करने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में।
फोरम के द्वारा हमारे कंपनी कैडर के कर्मचारियों को 50% छूट और सेवानिवृत्त साथियों के लिए 25% छूट की बात की गई थी। कंपनी कैडर के साथियों के लिए जब छूट की बात आई तो उन्होंने पहले तो उसको सिरे से नकारने की बात कही कि हम उनको दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब फोरम ने पक्ष रखा तो उन्होंने अगले उसमें नेगोशिएशन के लिए कहा है। मेरा सभी नए कंपनी कैडर के साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के भड़कावे में ना आए। यूनाइटेड फोरम ने सदैव आपको अपना माना है और इसीलिए आप अपने मांग पत्र में आपके मुद्दे को लिया है। अब आपके कुछ साथी अगर ये कहते हैं कि हम इस हड़ताल में शामिल नहीं है, चाहे आप हमारे हड़ताल में शामिल नहीं हो, लेकिन आप आने वाले इस कंपनी के और हमारे साथियों का भविष्य हो, इस संस्थान को आगे आप लोगों को ही चलाना है। अगर आप अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, हड़ताल में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए, समान उद्देश्य के लिए अगर 11 लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो आपको भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और हमारे कई नए साथी भाग ले भी रहे हैं, लेकिन इनके जो मुखिया हैं उनसे हमने 2-4 बार बात की, वो बहाना बनाते रहे। परिणाम स्वरूप अंतिम 27-28 तारीख तक वो ये आश्वस्त नहीं कर पाए यूनाइटेड फोरम को कि हम लोग खुल के आपके साथ हैं। मध्य क्षेत्र कंपनी के सारे युवा इंजीनियर, ट्रांसमिशन कंपनी के युवा इंजीनियर और पूर्व क्षेत्र कंपनी के, इन तीनों कंपनी के इंजीनियरों ने खुल करके उनके नेताओं को भी बता दिया और यूनाइटेड फोरम को भी बताया कि सर हम आप लोगों के साथ ही है, चाहे ये ना शामिल होने की बात करें। तो जब एक कॉमन काज की लड़ाई लड़ी जाती है तब ये नहीं देखा जाता कि किसका हित हो रहा है, किसका हित हो रहा है। जब हम एक समान विचारधारा के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप भी सबके साथ सम्मिलित हो। जब लोकल स्तर पर हमारे साथियों के साथ कोई प्रताड़ना की बात आती है तब हम लोग ये कदापि नहीं सोचते कि ये नया कैडर का है या पुराना कैडर का है। ना इस प्रकार की बात हमारे मन में पैदा होना चाहिए। संघर्ष की अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की है, आंदोलन की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है, लेकिन इसका फायदा मैनेजमेंट और अन्य लोग उठाते हैं। आप अपने जो भी प्रमुख हों उनको ये बताएं, उनको समझाने की कोशिश करें कि इस प्रकार की बातें पैदा नहीं होना चाहिए। कार्य के दौरान मारपीट की घटना के बारे में जब हमने बात की, हमारी भी मांग थी कि हमें कर्मचारियों और अभियंताओं के लिए जो आए दिन उपभोक्ताओं के द्वारा हमारे साथ मारपीट या झूठी शिकायतें करके थाने में प्रकरण दर्ज करवा दिए जाते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। उस बात को ऊर्जा सचिव महोदय ने माना और उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि आपके लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए और इसके लिए जो भी एक ड्राफ्ट बनना चाहिए वो ड्राफ्ट बनाने में आप हमारी मदद करें। हमने उनको बताया कि डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, आप उसकी प्रतिलिपि बुलवा लीजिए। वो उन्होंने प्राप्त भी कर ली और कल संजय शुक्ला साहब ने बोला है कि अब हम इस पे काम कर रहे हैं और शीघ्र इसको फाइनल करके आपके लोगों के बीच में इसको पारित कर देंगे। वेज रिवीजन की बात करें, पहली बार यूनाइटेड फोरम ने यह कहा कि वेज रिवीजन होना चाहिए। आप लोग तो शायद भूल ही चुके थे, आप लोगों ने तो ये एक नीति मान ली थी कि 1-1-2006 से हमारा वेज रिवीजन छठा वेतन आयोग हुआ है तो 1-1-2016 से ही लागू होगा। आपने जब देखा कि छत्तीसगढ़ के लोग इंटरिम रिलीफ ले रहे हैं, वो किस बात की इंटरिम रिलीफ ले रहे हैं? वो 7वें वेतन आयोग की नहीं ले रहे थे, वो वेज रिवीजन की 2014 से लागू किए जाने की इंटरिम रिलीफ उन्होंने घोषित करवाई। जब हमने वेज रिवीजन की बात की, पहली बार ऊर्जा सचिव महोदय ने माना कि हाँ वेज रिवीजन की कमेटी का गठन होना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 7वां वेतन आयोग संभावित है कि 2-3-4 महीनों में लागू हमारे सामने स्वरूप में आ जाएगा। तो ऐसी दशा में आप अगर वेज कमेटी की बात करेंगे तो लंबा समय खींचेगा। तो यदि आप लोग 7वां वेतन आयोग लेना चाहते हैं तो आप बताएं, अन्यथा हम वेज कमेटी का गठन कर देंगे। हमने भी विचार विमर्श करके ये कहा कि चूंकि छठा हमारे बीच में आ चुका है और ये 7वां हमारे लिए अंतिम है, क्योंकि इसके बाद हम 10 साल बाद हमारे लोग ही नहीं बचेंगे। हमारे साथियों का मैक्सिमम सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसके हिसाब से 2025 के बाद कोई पुराना आदमी नहीं रहेगा। तो ऐसी दशा में ये बेहतर होगा कि 7वां वेतन आयोग जो कि निष्पक्ष रूप से काम करता है, यहाँ की वेज कमेटी की तो ये दशा है कि अगर अपन हाँ कर लेते
हो सकता है कि वो कमेटी को बोलते कि 5 से 10% इनका वेतन बढ़ाना है, इसके हिसाब से आप फार्मूला बना लीजिए। तो हमने सबने निष्कर्ष निकाल करके तय किया कि 7वां वेतन आयोग हम लोगों के लिए लागू किया जाए और उसको उन्होंने मान लिया। संरचना में एकरूपता की बात की थी हमने कि सभी दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक समान होना चाहिए, कहीं अधिक कहीं कम, कई लोगों को पदोन्नति नहीं हो पा रही है और कहीं कम जिनके सेवा काल है उनको भी पदोन्नति मिल पा रही है, उसके लिए भी वो सहमत हुए हैं और ट्रांसको और इसके साथ में बैठ करके ये संरचना भी हमारी शीघ्र हमारे बीच में आ जाएगी। संविदा कर्मियों का मैंने आपको बता ही दिया है। जहां तक हमारे बीच में अन्य जो प्राइम वन या इस प्रकार की कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स किए हुए हमारे साथी है, हमारे प्रयासों से पहली बार ये हुआ कि अब उनके वेतन कम से कम उनके बैंक के अकाउंट में जा रहा है और कलेक्टर रेट से उसका पेमेंट हो रहा है। अन्यथा पहले तो ये था कि ठेकेदार की जो इच्छा हो 2000 दे देता था, 3000 दे देता। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हमने बात तो की है, लेकिन पदों के सृजन के उपरांत आपको जो मिनिमम योग्यता है पूर्ण करना है वो करना पड़ेगी। हमारे बीच में कुछ मीटर रीडर साथी भी है, हम लोगों ने प्रयास किए थे और उस प्रयास के फलस्वरूप ये तय हुआ था कि जो भी मीटर रीडर ITI कर लेता है और 45 साल से कम की अगर उसकी उम्र है तो उसको भर्ती में हम लाइन हेल्पर की भर्ती में रखेंगे। तो साथियों, उद्देश्य आज हम सबको इकट्ठा होने का यही था कि जो प्रयास हमारे चल रहे हैं और जो आपके बीच में ये संदेश गया कि हड़ताल 1 महीने के लिए आगे बढ़ाइए, हमने ये माना है कि ये आदेश होने में लगभग 1 महीने का कम से कम समय लगना है, तो हम शासन को एक मौका और दें। अगर हमारे तृतीय उच्च वेतनमान हो या पदोन्नति हो या संविदा कर्मियों की पॉलिसी हो, जो जो मुद्दे हमारे तय हुए हैं, अगर उन मुद्दों से संबंधित आदेश 1 माह के अंदर हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो फोरम ने यह तय किया है कि हम फिर शंखनाद कर देंगे आंदोलन का। अपनी बात को मैं इन 4 शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। धन्यवाद यूनाइटेड फोरम। और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ और इंजीनियर एसोसिएशन के